Okay, thank you. Good. Okay, so last time when we finished our lecture, we were at the systolic stretch, right? Now, these actually is one of the reasons that a person causes of death actually after acute coronary occlusion. So one is decreased cardiac output, and this decreased cardiac output can be a result of this systolic stretch, right? So anybody who what did you understand by the systolic stretch? Because this was the last thing that we were doing on that day. It was that as the due to the myocardial infarction, the muscle is damaged, the wall, muscular wall is weakened, ठीक है, कमजोर हो जाती है. So that is why वो जो जगह होती है जहाँ से मसल वॉल कमजोर हुई होती है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाकी सारी वॉल तो उस कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर को बेयर कर जाती है, लेकिन ये जो वीकेंड एरिया होता है इट बल्जेस आउट, क्योंकि ये वीक हो गया होता है, ये उसको सस्टेन नहीं कर सकता. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिस दिस पोर्शन, इसको सूलन वॉल को यहाँ रहना चाहिए था और ये बल्ज होके इतना बाहर निकल जाती है, और इट कैन बी इवन मोर और इट कैन बी लेस डिपेंडिंग ऑन द स्वेरिटी, कि स्वेरिटी वीकनेस की कितनी है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्टाइल एनर्जी है दैट इज वेस्टेड. ठीक है, क्योंकि वो इसको ये जो बल्ज है, जो एक स्ट्रेच है, इसमें निकल जाती है, बजाय इसके कि वो वापस पूरा ब्लड को एक्सपेल कर सके वेंट्रिकल से. तो जब ये होगा तो इट मीन्स कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, लेस ब्लड जाएगा पेरिफेरी में और टिश्यू डेथ स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, ओके, थैंक यू. अच्छा, यहाँ पे अब आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं इससे? कॉर्नरी शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, ये सारी कॉजेज है कार्डियक शॉक और लो कार्डियक आउटपुट फेलियर. ये वो हर चीज़ जो कि या तो हार्ट की परफॉर्मेंस को कम कर दे, ठीक है, या कार्डियक आउटपुट फेलियर कॉज कर दे, कार्डियक आउटपुट को कम कर दे. तो ये सब चीज़ें जो है दे कैन लीड टू अ वेरी सीरियस कंडीशन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो death occurs in more than 70% of the patients and cardiac shock develops. ये हो सकता है बिल्कुल अगर डैमेज ज़्यादा हो. इट ऑल डिपेंड्स कि डैमेज कितना ज़्यादा है. दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? डैमिंग ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स एंड देन डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम पल्मोनरी एडीमा. तो अगर वेंट्रिकल्स अपना काम, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा, तो क्या होगा? ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने एडीमा पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा पढ़ा था, तो उसमें हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं. एंड व्हाट वी लर्नड ओवर देयर वाज कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, तो वहाँ पर पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जमा होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, तो फिर लंग्स में पूलिंग शुरू हो जाएगी. So when the blood starts damming or pooling in the pulmonary vessels, तो फिर वहाँ पे उसकी इंगॉजमेंट हो जाती है, उसकी उन वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे एडीमा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये एक और रीजन हो सकती है. ठीक, तो वीक आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट एक रीजन है. डैमिंग ऑफ, ये इसकी डैमिंग ऑफ ब्लड की, डैमिंग ऑफ ब्लड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और लंग्स, ये एक और रीजन है. डैमिंग इन द वेन्स इज नॉट डेंजरस इन द इनिशियल डेज. वेन्स में अगर पेरिफेरल वेन्स में अगर डैमिंग स्टार्ट होगी तो वो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा. इट विल टेक मैनी 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 डेज और वीक्स टू एक्सर्ट इट्स बैड इफेक्ट्स. ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसमें क्या होगा? अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट कम है, सॉरी, तो फिर किडनीज में भी ब्लड कम जाएगा. किडनीज में ब्लड कम जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगी. जीएफआर कम होगी तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगी. ठीक है, और मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा जो है फ्लूइड है वो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो गया, तो इट वुड बी इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, इट वुड बी इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, अच्छा, अब इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हुआ तो क्या होगा? उससे कंजेस्टिव सिम्टम्स आनी शुरू होती है. कंजेस्टिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि हार्ट में एक कंजेशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लंग्स में, हार्ट में. ठीक है, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर सक रहा जितना उसकी तरफ फेंका जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो
तो इसकी वजह से एक्यूट पल्मोनरी एडीमा होता है। पेशेंट डाइज विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ इनिशियल पल्मोनरी सिम्टम्स। एक दफ़ा पल्मोनरी सिम्टम्स आनी शुरू हो जाए और वो स्वीयर और पीछे उसकी जो बैकअप रीजन है वो स्वीयर हो, तो फिर पेशेंट इवन, नॉट ऑलवेज, लेकिन विद इन आवर्स जो है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गैस एक्सचेंज फ्रॉम द लंग्स जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो ऑफकोर्स सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। एक और रीज़न जो डेथ की है सडन ऑक्लूजन से, वो फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अगर इन्फाक्शन लार्ज है, अगर इन्फाक्शन जो है वो बड़ी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो बड़ी है, उसका एरिया, उसका जो इफेक्टेड एरिया है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा कि उनमें सडनली फिब्रिलेशन स्टार्ट होनी हो सकती है। ठीक है, और ये उनमें भी हो सकती है जिनमें कि कभी इन्फाक्शन का अटैक हुआ और अब इस वक्त कोई एक्यूट इन्फाक्शन का अटैक नहीं भी है, तो उनमें भी ये स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, फिब्रिलेशन का वो कहते हैं जो मोस्ट आफ्टर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन अटैक, जो फिब्रिलेशन का जो सबसे ज़्यादा फेवर्ड टाइम है जिसमें कि फिब्रिलेशन स्टार्ट हो सकती है, और फिब्रिलेशन वी हैव ऑलरेडी reiterated so many times कि फिब्रिलेशन जो है इट्स अ किलर। फिब्रिलेशन जो है इसके बाद जो है इट्स अ गॉन स्टोरी। इसके बाद जो है वो होप फॉर द सर्वाइवल जो है वो मिनिमम पे चली जाती है। ठीक है, तो इन्फाक्शन के अटैक के विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर द इन्फाक्शन अटैक जो है वो बड़ा डेंजरस है, उसमें फिब्रिलेशन स्टार्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर वो पीरियड बच जाए तो फिर उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर अनदर 50 मिनट्स और एन आवर और सो पीरियड ऑफ रिलेटिव सेफ्टी है, उसमें भी हो सकती है लेकिन चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और 1 आवर आफ्टर द इन्फाक्शन हैज सेट इन, उसके बाद से लेके कुछ और घंटों तक जो है वो फिब्रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा अगेन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको इसका बस याद रखना है कि फिब्रिलेशन के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है और जो थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ टाइम है वो कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि फैक्टर्स जो कि फिब्रिलेशन की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक, क्योंकि क्यों इन्फाक्शन में क्यों टेंडेंसी बढ़ जाती है फिब्रिलेशन की। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई कॉजेज रैपिड डिप्लीशन ऑफ द पोटेशियम फ्रॉम द इस्केमिक मस्कुलेचर। ब्लड सप्लाई जब नहीं आ रही होती तो इसकी वजह से रैपिड डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द इस्केमिक मस्कुलेचर, जो हाँ मायोकार्डियम है, ठीक है, उसका जो इस्कीमिक पार्ट है जिसको कि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, वहाँ से रैपिडली पोटेशियम जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ECF पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो राइज होती है, क्योंकि अंदर से मस्कुलेचर के इंट्रासेलुलरली जो पोटेशियम था वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये ECF पोटेशियम जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है सराउंडिंग द कार्डिक मसल फाइबर्स। तो जब ECF पोटेशियम कंसंट्रेशन राइज होती है तो वो इरिटेबिलिटी ऑफ द कार्डिक मस्कुलेचर एंड इट्स लाइकलीहुड ऑफ फिब्रिलेशन को बढ़ा देती है, यानी कि वो इसकी एक्साइटेबिलिटी को आसान कर देती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वो एक्साइटेबिलिटी कार्डिक मस्कुलेचर की आसान होती जाएगी उतना उसका ज़्यादा चांस है कि वो एरिथमियाज की तरफ जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें हम बेसिकली तो पढ़ चुके हैं, लेकिन चलें जस्ट अ रिवीजन एंड अ गुड रिवीजन विद सम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है अच्छा, फैक्टर 2 क्या हो सकता है। अब ये कौन से फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के एक अटैक की वजह से फिब्रिलेशन की तरफ इंक्लाइन करते हैं उस बंदे को, ठीक है, या उस पेशेंट को। सो इस्कीमिया ऑफ द मसल कॉजेज एन इंजरी करंट। ज़ाहिर है जब भी इस्कीमिया होगा, एक जगह एक हार्ट मसल में इंजरी होगी तो वहाँ से हमने करंट ऑफ इंजरी पढ़ा हुआ है कि जहाँ भी मस्कुलेचर में जहाँ इंजरी हो जाती है वहाँ से कंटिन्यूसली नेगेटिव चार्ज जो है वो इमिट होता रहता है। ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया जो है या इंजर्ड एरिया जो है वहाँ से इट रिमेन्स डीपोलराइज्ड और एंड इट कंटिन्यूसली इमिट्स नेगेटिव चार्ज ऑल द टाइम। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम दिस इस्केमिक एरिया ऑफ द हार्ट टू द नॉर्मल एरिया, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि ये नॉर्मल एरिया में भी करंट की एबनॉर्मेलिटीज, करंट फ्लो की एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस कैन इलिसिट एबनॉर्मल इम्पल्सेस दैट कैन कॉज फिब्रिलेशन। ठीक, हमने पढ़ा था कि जो इसका मैकेनिज्म है फिब्रिलेशन का वो क्या है, एक तो चेन रिएक्शन हमने पढ़ा था और एक हमने इसका पढ़ा था सर्कस मूवमेंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा कंसर्न है विद द डेवलपमेंट ऑफ चेन रिएक्शन।
ये वाला जो फैक्टर जिसकी हम बात करें। अच्छा, फिर तीसरा फैक्टर वो ये बताता है कि हार्ट डज नॉट पंप एन एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच लीड्स टू रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट कॉजेज पावरफुल सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस। अब देखो ना, जब हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा, कार्डिक आउटपुट कम हो गई, जिसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी कोशिश करेगी एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, वो क्या कोशिश करेगी कि वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को ऑन करे, ठीक है, ताकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अब देखो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में भी ये कैपेबिलिटी है, हमें पता है कि इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। ठीक है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो ये हार्ट रेट को बढ़ाती है। So the sympathetic stimulation also increases the irritability of the cardiac muscle and thereby predisposes to fibrillation. तो ये भी एक in certain particular circumstances it can predispose the heart to fibrillation. ठीक है, तो ये इसकी तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होना चाहिए समझना, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, ये वही सर्कस मूवमेंट्स वाला है। और सर्कस मूवमेंट्स या री एंट्री फिनोमेनन जिसको हमने कहा था, तो री एंट्री फिनोमेनन में हमने ये कहा था कि 3 चीज़ें हैं जो कि कॉज कर सकती हैं री एंट्री ऑफ द कार्डिक इम्पल्स इन द प्रीवियस साइकिल। ठीक है, और उनमें से एक लॉन्गर पाथवे भी था। ठीक, तो वो कह रहा है कि एमआई जो है इट कॉजेज कार्डिक मसल वीकनेस एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्सेसिव वेंट्रिकुलर डायलेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है, जो वेंट्रिकल है उसका साइज बड़ा हो जाता है, और अगर वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो गया तो दैट मीन्स कि उसमें जो इम्पल्स का पाथवे है वो लॉन्गर हो गया। ठीक है, सो इट कॉजेज एबनॉर्मल कंडक्शन pathways all around the infarcted area resulting in circus movements or re-entry phenomena. ठीक है, तो ये which is the basic mechanism for fibrillation. तो एक ये चौथा फैक्टर है जो फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है। अच्छा, और चीजें वो क्या हो सकती हैं, कॉजेज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? रप्चर ऑफ द इन्फार्क्ट, हमने कहा कि जी वो जो है, जो इस्केमिक पोर्शन है वो वीक हो जाता है और वो डिजेनरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उस पर प्रेशर किसी वक्त इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वो उसको बजाय सिर्फ सिस्टोलिक स्ट्रेच की वो रप्चर ही कर जाए वहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा? डेड मसल bulges out severely and this systolic stretch finally causes the heart to rupture. इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि जो सिस्टोलिक स्ट्रेच है वो एक रप्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो प्रोग्रेस ऑफ सीवियर एमआई इज असेस्ड बाय कार्डियक इमेजिंग टू सी वेदर द डिग्री ऑफ सिस्टोलिक स्ट्रेच इज वर्सनिंग। ठीक, तो ये एमआई की जो एक समझ लें कि जो उसकी ट्रीटमेंट है या उसकी जो एक मेंटेनेंस है, उसमें एक ये भी बात देखने वाली है कि सिस्टोलिक स्ट्रेच वर्सन तो नहीं हो रहा, कि ये ना हो कि उसकी वजह से हार्ट रप्चर कर दे। और जब हार्ट रप्चर करता है तो फिर क्या होता है? ब्लड कम्स आउट। ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल के हार्ट को सराउंड कर लेता है। ठीक है, और वो हार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, और हार्ट जो पहले ही फेल हो रहा होता है उसके ऊपर वो और ज़्यादा प्रेशर डाल के उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको और नीचे ले आता है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक टैम्पनेट। ठीक है, और ये कार्डियक टैम्पनेट की वजह से ये जो ब्लीडिंग हो जाती है सारी अराउंड हार्ट, और उसकी वजह से एक प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है अराउंड दी हार्ट, इसको हम कहते हैं कार्डियक टैम्पनेट। नाउ दिस कंप्रेशन, ठीक है, ये हार्ट को और मजीद फेल करती है और हार्ट की परफॉर्मेंस को और नीचे चल लाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वंस द सिस्टोलिक स्ट्रेच हैज वर्सन टू अ पॉइंट कि वो रप्चर कर जाए और ब्लड जो है वो हार्ट के अगेंस्ट सराउंड कर जाए, तो इसका मतलब है कि फिर वहां से आगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स पॉजिटिव फीडबैक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा ब्लड बाहर आएगा, और ज़्यादा प्रेशर उस पर बढ़ेगा, और ज़्यादा हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आ गए स्टेजेस ऑफ रिकवरी। आखिर सारे लोग मर तो नहीं जाते ना, सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्शन के बाद उनकी डेथ नहीं हो जाती, कुछ की हो जाती है, कुछ बच जाते हैं। ठीक है, तो जो बच जाते हैं उनमें फिर रिकवरी कैसे होती है? इस इन्फेक्टेड एरिया की रिकवरी कैसे होती है? अब इसमें वो कहता है कि अगर तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर लास्ट लेक्चर में कि अगर तो इन्फाक्ट बड़ा है तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन है ना वो हमेशा इट विल बी द फर्स्ट टू डाई, उसकी डेथ होना इमिनेंट है, वो मस्ट है उसकी डेथ होना। ठीक है, सो अगर इन्फाक्ट स्मॉल है तो क्या होगा? अ सेंट्रल टेम्पररी नॉन फंक्शनल पोर्शन
ठीक है। एक कुछ पोर्शन ऑफ मसल जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, वो टेम्परेरीली नॉन फंक्शनल हो जाता है और उसके अराउंड जो है एक पेरिफेरल माइल्ड इस्कीमिक पोर्शन होता है, लेकिन कोई सेल डेथ नहीं होती। ठीक, अगर उसको टाइमली मैनर में टैकल कर लिया जाए इस प्रॉब्लम को, इस हार्ट अटैक को, इस मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अटैक को, तो हम सेल डेथ को ऑल टुगेदर बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जाहिर है कुछ घंटे इसी तरह गुजरते जाएंगे और मज़ीद गुजरते जाएंगे तो फिर जाहिर है वो जो सेंट्रल पोर्शन था, जो पहले टेम्पररी नॉन फंक्शनल पोर्शन था, वो डेड सेल्स की पोर्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको टाइमली पकड़ लें, ठीक है, तो फिर हम इसको जो है वो काफ़ी हद तक हम सेल की डेथ को बचा सकते हैं और जो टेम्परेरीली नॉन फंक्शनल पोर्शन है उसको दोबारा फंक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा ये। इसकी अगर आप शक्ल देखना चाहते हैं तो ऐसी हो ये, ठीक है, सेंटर में ये पूरा हार्ट है, ये उसका मस्कुलेचर है और ये इन्फाक्टेड एरिया। अब इस इन्फाक्टेड एरिया में सेंटर में नॉन फंक्शनल एरिया और उसके पेरिफेरी में माइल्ड इस्कीमिक एरिया, लेकिन डेड सेल्स अभी इसमें नहीं है। डेड कब होंगे? जब कई घंटे मजीद इसी तरह ही गुजर जाएंगे और हम इसकी कोई एम्यूलोरेशन या रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तब होगा। ठीक, ओके। सो और जो लार्ज इन्फार्क्ट है उसमें क्या होगा? उसमें 3 जोन्स होंगे। देखो इसमें 2 जोन्स थे, एक नॉन फंक्शनल और एक पेरिफेरल माइल्ड इस्कीमिक। इसमें सेंटर में डेड फाइबर्स है, उसके अराउंड नॉन फंक्शनल है और उसके अराउंड माइल्ड इस्कीमिक। ठीक है, तो इट क्लियरली शोज कि जब लार्ज इन्फार्क्ट होगा तो वहाँ पे 3 जोन्स बन जाएंगे और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो, क्योंकि उस तक कोलेट्रल्स का ब्लड पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए दैट पोर्शन इज डेस्टिन्ड टू डाई। ठीक है, उसकी डेथ होनी ही होनी। ठीक, लेकिन कुछ पोर्शन, बाकी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, जो नॉन फंक्शनल पोर्शन था, टेम्परेरीली नॉन फंक्शनल पोर्शन और जो उसके सराउंडिंग इस्कीमिक पोर्शन था, उसको हम फिर भी बचा सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गई ये चीज़। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो मसल डेड हो जाता है, ठीक है, जो पोर्शन ऑफ मस्कुलेचर जो है, मायोकार्डियम जो है वो इट डाइज, तो उसके फिर वहाँ पे इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। वहाँ पे स्कार टिश्यू आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक बात याद रख लो, जहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, जहाँ स्कार बन जाता है, वो जगह हमेशा नॉन फंक्शनल हो जाती है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज फाइब्रोज्ड इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट। उस वो अपनी फंक्शनैलिटी को लूज कर जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब आ जाती है वैल्यू ऑफ रेस्ट इन ट्रीटिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि रेस्ट की क्या वैल्यू है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ट्रीट करने में। आपने देखा होगा कि इनिशियली जैसे ही किसी बंदे को कोई हार्ट अटैक वगैरह होता है, तो जब इवन वो जब रिकवर भी कर रहा होता है, स्पेसिफिकली इन द इनिशियल डेज, तो उसको हमेशा यही कहा जाता है कि जनाब आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर initially तो probably the person might be asked to get rid of the waste right on the bed। ठीक है, लेकिन चलो आफ्टरवर्ड्स जब थोड़ा सा उसका कोलेट्रल्स बेहतर हो जाते हैं, जब उसकी सर्कुलेशन हार्ट की थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो फिर उसको सिर्फ इतना अलाउ किया जाता है कि probably on a very slow pace you can go to the toilet and come back, that's it। इसके अलावा आपने ज़्यादा इधर उधर फिरना चलना नहीं है, कोई एक्सरसाइज में अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो सेल डेथ है आफ्टर एन इन्फाक्शन अटैक, उसकी जो सेल डेथ की जो वो किस चीज़ से रिलेटेड है सेल डेथ? सबसे पहले डिग्री ऑफ इस्कीमिया से, दूसरी बात वर्कलोड ऑन हार्ट मसल। तो आप जितना वर्कलोड बढ़ाते जाएंगे उतना इस्कीमिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव हार्ट है वो क्या करेगा? वो ब्लड फ्लो को टुवर्ड्स नॉर्मल मस्कुलेचर भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप हार्ट को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हार्ट पे थोड़ा बर्डन डालेंगे, तो वो जो उसका एक्टिव मस्कुलेचर है उसकी तरफ वो ब्लड फ्लो को ज़्यादा भेजना शुरू कर देगा, और जो थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा था इन्फेक्टेड एरिया की तरफ वो भी उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द
whatever small amount of blood was being delivered to the ischemic area, that would be taken away from that area and would be provided to the normal musculature. तो इसको हम कहते हैं coronary steal syndrome। ये 1 या 1.5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी है और वाइवा का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि coronary blood flow from the ischemic area is stolen, इसीलिए इसको coronary steal syndrome कहते हैं। वहां से ये coronary blood flow is stolen for the which area, जो एरिया जो कि एक्टिव है, वो एरिया जो कि नॉर्मल, उस एरिया के लिए वहां से ब्लड फ्लो जो है वो चोरी कर लिया जाता है, इट्स स्टोलन, ठीक है। तो इसीलिए कंप्लीट बॉडी रेस्ट इज रिक्वायर्ड एंड एडवाइज्ड इन द रिकवरी पीरियड, ठीक है जी। हाँ जी, फंक्शनैलिटी देखें जी। अगर तो जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अटैक हुआ तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट अगर इन्फेक्टेड एरिया बहुत बड़ा नहीं था तो जो बाकी का अब कार्डियक जो मायोकार्डियम है वो अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है, उसका बल्क बढ़ जाता है, ठीक है। और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो है ना वो यूजुअली रीगेन हो जाती है, लेकिन कार्डियक रिजर्व जरूर नीचे चला जाता है। कार्डियक रिजर्व का तो पता नहीं क्या होता है? Anybody who knows what is cardiac reserve? Let us hear that. If anybody knows that, anybody, how do you define or how do you explain cardiac reserve? कोई नहीं है बच्चों, पता होना चाहिए बेटा। कार्डियक रिजर्व इज नॉट दैट डिफिकल्ट। चले, इफ नॉट तो मैं बता देता हूँ। इट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट कैन पंप ओवर एंड अबव द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, वो आपका कार्डियक रिजर्व है, ठीक है। एंड दैट यूजुअली कम्स इनटू प्ले इन एक्सरसाइज और इन स्वीयर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस। तो जब इन्फेक्शन हो जाती है तो शायद एट फॉर रेस्ट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट तो रीगेन हो जाती है, लेकिन ये जो ओवर एंड अबव है ये नहीं है, ये पूरा नहीं आता, ठीक है। ये यूजुअली हर इंसान में, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंसान में 300 to 400% होता है, यानी कि 3 to 4 टाइम्स कार्डियक रिजर्व बढ़ सकता है एक अनट्रेन्ड इंसान में। और जो ट्रेन्ड इंसान है, ट्रेन्ड एथलीट है, स्वीयरली ट्रेन्ड एथलीट है, उसमें ये 7 to 8 टाइम्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो पर्सन माइट बी ओके फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे कार्डियक एक्टिविटीज। अच्छा, पेन कहते हैं जी, कॉर्नरी हार्ट डिजीज में पेन जो होती है इसको क्या कहते हैं, और ये पेन जो है ये होती क्यों है? दिस पेन इज यूजुअली ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से ये पेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब इस्कीमिया होता है किसी जगह पे तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे काइनिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सेलुलर प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हुई है, ब्लड फ्लो स्लो हुआ है, तो वहाँ से ये रैपिडली रिमूव भी नहीं होते और वहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जितना ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पेन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। एंजाइना का नाम तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, तो इसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। एंजाइना एट रेस्ट है, जिसे हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है, और भी हैं, लेकिन हमें उसमें इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा ज़्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट है। इसलिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो एक नॉर्मली या यूजुअली जो एक एंजाइना होता है ये क्या चीज़ है। begins to appear when the load on the heart becomes too great in relation to the available coronary blood flow, यानी कि हार्ट पे जो लोड है वो अवेलेबल कॉरोनरी ब्लड फ्लो के रिलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हार्ट को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसको जो ब्लड सप्लाई है, जो कॉरोनरी ब्लड सप्लाई है, जिसने कि उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देने हैं, वो कम हो जाता है, ठीक है। यूजुअली ये कहाँ पे फील होती है? इनिशियली बीनीथ द स्टर्नम। ये स्टर्नम जो हमारी जो बोन है, ठीक है, जिसके साथ रिब्स अटैच्ड हैं, ये इसके नीचे, इसके अपर पोर्शन में ज़्यादातर ये स्टार्ट होता है। रेफर कहाँ पे? क्योंकि ये इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है और सबसे ज़्यादा जो एक डायग्नोस्टिक बात है वो है कि ये रेफर्ड पेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो यूजुअली इट इज़ रेफर्ड टू द लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म, यूजुअली नेक
लेफ्ट साइड ऑफ द नेक पे भी चली जाती है और फेस पे भी चली जाती है, और कुछ इंस्टेंसेस में ये टिप ऑफ द राइट शोल्डर तक चली जाती है, और बाद में राइट आर्म में भी चली जाती है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो रेफर्ड पेन है वो जो एक डर्माटोम होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ का, जब एक जगह पेन होती है तो वो पूरे डर्माटोम में स्प्रेड होती है। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द हार्ट ओरिजिनेट्स इन द नेक। हार्ट कहाँ ओरिजिनेट होता है? नेक में। एंड सो डू द आर्म्स, और आर्म्स भी वहीं ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनको जो स्प्लाइंग डर्माटोम है या जो सेगमेंट है, कॉर्ड सेगमेंट है, वो एक ही। तो जब हार्ट क्योंकि डिसेंड होकर नीचे आ जाता है, लेकिन जब हार्ट में पेन स्टार्ट होती है, इस्केमिक पेन स्टार्ट होती है, तो वो रेफर होके, वो स्प्रेड होके वो इन एरियाज में भी चली जाती है, नेक में भी चली जाती है, साइड ऑफ फेस पे भी चली जाती है, आर्म्स में भी चली जाती है। ठीक है, तो ये होती है एंजाइना का। वैसे जो एक कहा जाता है ना कि क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइना, अगर आप कहें कि जी हम बताएं कि क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइना कैसे होती है, तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइना इज यूजुअली, ठीक है, वो जो बुक्स में लिखी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ याद रख लो, बहुत ज़रूरी बात है, आपके सारी उम्र ये बात काम आएगी। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, तो ये बात याद रख लो, बुक्स हैव रेड द डिजीजेज बट डिजीजेज हैवंट रेड द बुक्स। ठीक है, जिन लोगों ने किताबें लिखी उन्होंने डिजीजेस को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, फॉलो किया, परस्यू किया, और उसके मुताबिक किताबें लिख दी। लेकिन डिजीजेस ने किताबें नहीं पढ़ी हुई। डिजीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस गिवन इन द बुक्स, कोई भी डिजीज किसी भी नए पैटर्न से अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है, या डिफरेंट पैटर्न से प्रेजेंट कर सकती है। चलो नए नहीं हम कहते, लेकिन डिफरेंट पैटर्न से प्रेजेंट कर सकती है। और एक अच्छा क्लिनिशियन जो है उसके माइंड में हर वक्त ये बात रहनी चाहिए, तभी वो अपने डायग्नोसिस में ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये बात भी याद रखो। ट्रीटमेंट इसकी कैसे की जाती है? नाइट्रेट ड्रग्स दी जाती हैं। नाइट्रेट ड्रग्स का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि जो वेजोडाइलेशन कॉज करती है, ताकि ब्लड फ्लो को बढ़ाया जा सके। इसी तरह एस इनहिबिटर्स हैं। एस इनहिबिटर्स क्या हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी कि ये एंजियोटेंसिन क्या करता है? वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, तो हमें यहाँ वेजोडाइलेशन चाहिए, तो हम उनको उसके इनहिबिटर्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने शुरू कर देते हैं, ताकि चलो अगर एंजियोटेंसिन बन भी रहा है तो वो अपने रिसेप्टर्स पे अटैच ना हो सके और अपना इफेक्ट शो ना कर सके। इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, इसी तरह कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज? एक कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? उसको हम यूजुअली कहते हैं कैबेज। ठीक है, जिसे हम बाईपास कहते हैं, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में बाईपास कहते हैं, इसको क्लिनिकली हम कैबेज कहते हैं। एंड कैबेज स्टैंड्स फॉर कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी एक सबक्यूटेनियस वेन का, जो कि लेग की या आर्म की वेन है, वहाँ से हम एक उसका पोर्शन निकालते हैं और उसको हम ग्राफ्ट करते हैं फ्रॉम द रूट ऑफ एओर्टा टू द साइड ऑफ द पेरिफेरल कॉरोनरी आर्टरी बियॉन्ड द एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉकेज पॉइंट। जहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, एक लेते हैं हम वेन का छोटा सा पार्ट लेते हैं, पोर्शन लेते हैं। कहाँ से? यूजुअली ये लॉन्ग सेफनस वेन से लिया जाता है, लोअर लिम्ब से, लेग से। ठीक है, यूजुअली वहां से लिया जाता है, कहीं और से भी लिया जा सकता है, लेकिन यूजुअली वहां से लिया जाता है। ठीक है, इसको हम ग्राफ्ट करते हैं फ्रॉम द रूट ऑफ एओर्टा, डायरेक्ट एओर्टा से। कहाँ पे? जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक्ड है, ठीक है, उस पे हम इसको ग्राफ्ट को लाके हम सीव करते हैं, या उसके साथ हम इसको अटैच करते हैं। और किस पॉइंट पे? बियॉन्ड द एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉकेज पॉइंट। देखो, ब्लॉकेज पॉइंट से पहले अटैच करने में तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई मकसद नहीं है उसका। फायदा क्या होगा? उस ब्लॉकेज पॉइंट के बाद अटैच करना है, ताकि ब्लड फ्लो अयोर्टा से डायरेक्ट जो है वो उस कॉर्नरी आर्टरी में जाना शुरू हो। ठीक है, तो एक ग्राफ्ट नहीं बनाया जाता, यूजुअली 3, 4, 5 ग्राफ्ट बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ्ट हैं इनमें भी कल को एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए एक ग्राफ्ट नहीं बनाया जाता, 3, 4, 5 ग्राफ्ट बनाए जाते हैं, ताकि अगर एक दो में प्रॉब्लम आ भी जाए तो इंसान को एकदम फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का अटैक ना हो जाए। ठीक है,
एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी में जो है वो यूजुअली ये करते हैं कि ब्लॉकेज जब उनको कुछ ना कुछ पार्शियल ब्लॉक नज़र आ रहा होता है ना, तो वो एक बैलून टिप्ड कैथेटर जो है वो उस कॉरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करके, ठीक है, उसको या तो वो दे पुश इट ओपन, वो उसको ओपन करते हैं, और फिर उसके भी अच्छी बात ये है जो अब आप कुछ अरसे से अब स्टार्ट हो चुकी हुई है कि उसमें वो स्टेंट डाल देते हैं, मेटालिक स्टेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेटालिक स्टेंट्स जो हैं ये अब बड़े ये रिफाइन हो चुके हैं। शुरू में इनकी कुछ मेटल ऐसी थी जिसकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन आ जाते थे, प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो अब उन्होंने इन को जो है वो बड़ा रिफाइन कर लिया है, और अब जो मेटल जो जिसके स्टेंट्स बनाए जाते हैं वो अब एलर्जिक रिएक्शन बड़ा रेयर है कि कॉज करे, ठीक है, अब वो कॉज नहीं करे। अच्छा, दूसरी एक और बात ये है कि वो कहते हैं कि इसमें भी एथरोस्क्लेरोटिक जो डेपोजिशन है वो इसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर स्लो ड्रग रिलीजिंग स्टेंट्स जो है वो उन्होंने अब लगाने शुरू कर दिए, जो कि स्कार टिश्यू की ओवर ग्रोथ को और एथरोस्क्लेरोटिक डेपोजिशन को किसी हद तक रोकते हैं, ठीक है। या और क्या किया उन्होंने कि a laser beam from the tip of a coronary artery catheter aimed at the atherosclerotic lesion. ये आपने नेट में भी कई दफ़ा देखा होगा, उन्होंने दी है कि जी हम एक रेज के जरिए हम एथरोस्क्लेरोसिस जो है उसको हम डिसलॉज कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये उसकी बात है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बच्चे जी आपका ख़त्म हो गया ये वाला लेक्चर, ठीक है, ये वाला चैप्टर। अब एक हमने पढ़ी थी हार्ट साउंड्स, ठीक है, जब हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा था तो हमने हार्ट साउंड्स पढ़ी थी। अब आज के लेक्चर में व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं आपके साथ कम से कम वो हार्ट साउंड्स, क्योंकि ये चैप्टर अब नेक्स्ट नहीं, उससे भी नेक्स्ट ये 23rd या 24th चैप्टर है जो अब स्टार्ट होने लगे, ठीक है, जिसमें कि हार्ट साउंड्स हैं और मरमर्स हैं और कुछ एबनॉर्मल वेल्वुलर कंजेनिटल वेल्वुलर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ना है आज और कल, ठीक है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि आज आप कम से कम मैं आपसे हार्ट साउंड्स जो है वो रिवाइज कर लें, पढ़ी आपने हुई है, सिर्फ उनको रिवाइज कर लें, और वो जो स्लाइड्स आपके सामने आएंगी आप उनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो अच्छे नोट्स बने हुए, ठीक है। तो लेट मी गो ऑन टू दैट। अच्छा, मैं ना अब आज ये वाला जो लेक्चर था ना ये हो गया खत्म, ठीक है। अब मैं इसको ख़त्म करके एक और पे जाना चाहता हूँ। बैठ जाऊँ? नहीं, इसको कैसे ख़त्म करूँ? क्रॉस करूँ यार? ओके, ये क्रॉस हो गया, स्टॉप दो, ओके करूँ? अच्छा, अब दोबारा नहीं, अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूँ, और अब जो दूसरा वाला है वो वाला लगा, ये दूसरा वाला, बस ठीक हो। जरा मुझे एक दफ़ा बच्चे टाइम बता दें कितना? 32 मिनट, गुड, वेरी गुड, एनफ टाइम। अच्छा जी बेटा, तो बेटा जी मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा हार्ट साउंड्स जो है उसको रिवाइज करें, थोड़ा सा रिवीजन भी है और थोड़ी सी एलेबोरेशन भी है, जितना आपको मैंने पहले पढ़ाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा इसमें, ठीक है, लेकिन बेसिक्स मैंने आपको बता दी हुई है, तब आज भी हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा था कि जी हार्ट साउंड हैं क्या? साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। क्या हुआ जी बच्चा जी? अच्छा, कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी बेटे मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी डू इज कि जब हम देखते हैं कि एक एंजियोप्लास्टी हम करते हैं और हम देखते हैं कि यार उसमें एक जो कोई भी कॉरोनरी वेसल है वो उसका पार्शली ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक बैलून टिप्ड कैथेटर, एक बैलून टिप्ड कैथेटर लेते हैं, और इस कैथेटर को हम कहाँ तक पहुँचाते हैं? उसको हम पहुँचाते हैं उस कॉरोनरी वेसल तक। अब उसको हम एंटर कहाँ से करेंगे, ये एक और क्वेश्चन है। यूजुअली हम उसको आर्म की किसी वेन से एंटर करते हैं, और वहाँ से चलते 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 हम गुजरते हार्ट के थ्रू गुजर के फिर हम उस वेसल तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट शुड बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ठीक है, इट ऑलवेज वुड बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होगा ताकि हमें साथ साथ नजर आता रहे कि हमारा जो कैथेटर है वो किधर से किधर को जा रहा है और हमने उसको कैसे कंट्रोल करना, ठीक है। अच्छा, तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं
तो हम क्या करते हैं कि वी पुश दैट, जो ब्लॉकेज होती है पार्शियल ब्लॉकेज, उसको हम उस बैलून को वहां जाके हम इन्फ्लेट कर देते हैं। जब वो बैलून इन्फ्लेट होता है तो वो वहां से उस वेसल को वो डायलेट कर देता है, ठीक है। और फिर हम वंस दैट डायलेशन इज अचीव तो हम उस बैलून को वापस वहां से निकाल लेते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा पुराना तरीका था, लेकिन ये ज्यादा देर चलता नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज क्यों ना डाल दें जो कि परमानेंटली यहाँ पे इस डायमीटर को मेंटेन करे, ठीक है। तो फिर वहां उन्होंने मेटालिक स्टेंट्स डालने शुरू कर दिए। समझ आई इस बात की, ठीक है। तो वहां उन्होंने मेटालिक स्टेंट्स डालने शुरू कर दिए। इनिशियली क्या था कि जो मेटालिक स्टेंट्स थे वो उनका मटेरियल ऐसा था कि वो एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा कॉज करते थे और फायदे की बजाय थोड़ा सा नुकसान हो जाता था, और फिर सारा दोबारा वही जो है वो कैबेजी करनी पड़ती थी या दोबारा से उसको सारा प्रोसीजर करना पड़ता था, और इन्फ्लेमेशन को भी, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन होते थे, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता। तो फिर उन्होंने स्टेंट्स के मटेरियल को इम्प्रूव किया, और अब तो इतने अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं जो दो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन अब तो इतने अच्छे मटेरियल आ गए हैं कि रेयरली कभी कोई कंप्लेन आती है कि जी इसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो ये बस मैं आपको बता रहा था कि एंजियोप्लास्टी में हम ये करते हैं, ठीक है, हम स्टेंट्स डाल देते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। एमन मुदस्सिर, थैंक यू बेटा। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं अपने हार्ट साउंड्स। अच्छा, तो हार्ट साउंड्स जो हैं उनको या तो हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से, और जब हम उनको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हम ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम हार्ट साउंड्स को सुन रहे हैं थ्रू ऑस्कल्टेशन। अब थ्रू ऑस्कल्टेशन जो है वो यूजुअली दो ही हार्ट साउंड सुनी जा सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो है इनके बारे में अभी एग्जैक्ट जो है मैं आपको उसी पे ले जाऊंगा, अभी तो बेहतर है, ठीक है। तो एक और डिवाइस है जिसे हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये फोनोकार्डियोग्राम जो है ये हम क्या करते हैं कि हम एक माइक्रोफोन प्लेस करते हैं एंटीरियर चेस्ट वॉल पे, और यहाँ से जो साउंड वेव्स हैं दे आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट साउंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम। तो ये एक तरह का हमें ग्राफ दे देता है, ठीक, कि जी फर्स्ट हार्ट साउंड ऐसी आ रही है, सेकंड हार्ट साउंड ऐसी आ रही है, थर्ड ऐसी आ रही है, फोर्थ ऐसी आ रही है, ठीक। सो द ऑस्कल्टेशन इज लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कहा कि दे आर कॉमनली ऑस्कल्टेटेड। ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑस्कल्टेट दीज हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड जो है इट इज ओनली समटाइम्स ऑस्कल्टेटेड बट यूजुअली अपीयर्स ऑन द फोनोकार्डियोग्राम, लेकिन ये फोनोकार्डियोग्राम पे अक्सर हमें नजर आ जाएगी। हम इसे सुन नहीं सकेंगे लेकिन फोनोकार्डियोग्राम पे इसका चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ हार्ट साउंड है इट कैन नेवर और वेरी रेयरली ऑस्कल्टेटेड, ठीक है, ठीक, लेकिन फोनोकार्डियोग्राम पे ये अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है बेसिकली, कि थर्ड जो है वो कभी कभी ऑस्कल्टेट भी हो जाती है, लेकिन जो फोर्थ है ये ऑलमोस्ट इट इज नेवर ऑस्कल्टेट। तो थर्ड और फोर्थ जब भी आपको क्वेश्चन आए कि जी जो डिस्क्राइब द हार्ट साउंड्स व्हिच कैन बी ऑस्कल्टेटेड, तो आपने फर्स्ट और सेकंड लिखनी है, थर्ड और फोर्थ नहीं लिखनी, ठीक है। अगर कोई आपसे ये कहे कि जी डिस्क्राइब द हार्ट साउंड द नॉर्मल हार्ट साउंड, तो फर्स्ट सेकंड तो लिखनी ही लिखनी है, डेफिनेटली लिखनी है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ को आप लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन थर्ड और फोर्थ जो है ना ये ज़्यादा क्लियर हमें सुनाई देती हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे थर्ड जो है, थर्ड को तो आप लिखते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थर्ड हार्ट साउंड ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अभी हम देखेंगे क्यों, इसकी हम रीजन आगे देखेंगे। और फोर्थ हार्ट साउंड जो है ये अमूमन ओल्ड एज में ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। तो इट्स नॉट कि ये अब नॉर्मल है, लेकिन हाँ कुछ फोर्थ हार्ट साउंड जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज में भी सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन वैसे जो एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड है उसको हम कहते हैं मरमर्स। वो हार्ट साउंड नहीं कहते, हम उसको मरमर्स कहते हैं। लेकिन कौन, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ डू यू डिफाइन अ मरमर इज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है।
चलिए अब हम आगे चलें। इसके लिए हमें ये जो जो हार्ट साउंड है, इसके लिए हम कहते हैं कि जो है ना वो कुछ ऑस्कल्टेटरी एरियाज है चेस्ट वॉल पे। ये वो एरियाज है जहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर अमूमन आपको कहता है कि जी आप सांस रोक लें, अब आप सांस लंबा कर लें, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट एरियाज पे, चेस्ट पे ही डिफरेंट एरियाज पे स्टेथोस्कोप रख के सुन रहा होता है, ठीक है। तो वो यही 4 एरियाज हैं बेसिक। एक है एओर्टिक एरिया विच इज राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर, इसको हम कहते हैं एओर्टिक एरिया, ठीक है। दूसरा है पल्मोनरी एरिया, ये क्या है, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर। कौन सा, वो राइट में था, एओर्टिक एरिया राइट में था। याद है आपको जब आपने ईसीजी पढ़ी थी, तो यही 2 एरियाज थे जहां पे के V1 और V2 लगती थी। V1 कहाँ लगती थी, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस along the sternal border, along the right sternal border। पल्मोनरी एरिया में V2 लगती थी और वो क्या थी, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस along the left sternal border, ठीक है। तो ये तो वो 2 एरियाज। तीसरा एरिया है माइट्रल एरिया, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकल लाइन, ये माइट्रल एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया है, इट इज फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। अब इनको मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम है प्रोबेबली, ये इसमें भी देख लें इसको। एओर्टिक एरिया ये है जहाँ पे हमारी ईसीजी की V1 लगती है, ये पल्मोनिक एरिया या पल्मोनरी एरिया है, यहाँ V2 लगती है। ये माइट्रल एरिया है और ये ट्राइकस्पिड एरिया, जिनकी हमने भी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली। तो ये 4 एरियाज हैं मोस्टली जहाँ पे के ऑस्कल्टेशन की जाती है हार्ट के लिए, ठीक है, या हार्ट साउंड्स के लिए, या इवन बाज़ दफ़ा मरमर्स के लिए। अच्छा, एक और बात याद रख लो, जो हार्ट साउंड्स हैं वो सुनी जाती हैं डायाफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से, जो उसका फ्लैटेंड पार्ट है, ठीक है, जो उसका एक वो मेम्ब्रेनस सा पार्ट है जिससे वो जो फ्लैट डायाफ्राम है उसका, उस तरफ से सुनी जाती हैं हार्ट साउंड्स। लेकिन जब हम मरमर्स सुन रहे होते हैं तो मरमर्स हम सुनते हैं बेल से, जो उसका पिछला पोर्शन है, जो उसका एक वो बेल शेप पोर्शन है, ठीक है, वो हम उससे सुनते हैं, मरमर्स उससे सुने जाते हैं। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा जी, फर्स्ट स्टार्ट साउंड, बेटा आप जरा लिखना भी शुरू कर दो, ग्रैब अ पेन एंड पेपर और इसको साथ आप लिखना भी शुरू कर दो कि फर्स्ट स्टार्ट साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड आर्ट साउंड की क्या है, ये सब आप लिखना शुरू करें। तो फर्स्ट आर्ट साउंड जो है इट्स लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच्ड। एक बात, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 30 से 50 साइकिल्स पर सेकंड है, ड्यूरेशन इज अबाउट 0.14 सेकंड, और इसको हम क्या कहते हैं, लुब लुब डुब। डुब इज सेकंड आर्ट साउंड एंड लुब इज फर्स्ट आर्ट साउंड, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है बता मैं आपको चुका हूँ, ये पर इसका मैकेनिज्म मैं आपको सारा बता चुका हूँ। As a result of vibrations of the taut valves, vibrations in the walls of the ventricles and large vessels, ventricles contract, ठीक है, closure and back bulging of the valve into the atrium, ठीक है। कब होती है ये, जब ventricles contract करते हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, और प्रेशर की वजह से, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की प्रेशर की वजह से उसकी बैक बल्जिंग होती है इनटू द एट्रियम, उस वेल्व, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो, अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है, जब ये बैक बल्जिंग होती है तो जो कॉर्डे टेंडनी है वो इस बैक बल्जिंग को रोकते हैं, क्योंकि अगर ये बैक बल्जिंग होती रहेगी तो वो जो वेल्व है जिसका कि काम है कि उसने एक दफ़ा जिस चैम्बर में ब्लड आ गया वापस पिछले चैम्बर में उसने नहीं जाने देना, तो वो फेल हो जाएगा अगर ये कॉर्डे टेंडनी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस बैक बल्जिंग को ये रोकते हैं, ठीक है। और इलास्टिक टॉटनेस ऑफ द कॉर्डे टेंडनी जो है और जो वेल्व्स है, ये जो ब्लड पीछे बैक फ्लो करने की कोशिश कर रहा होता है इनटू द एट्रियम, ये उसको वापस एक वेंट्रिकल में फेंकते हैं, ठीक है। ये जो वापस उसमें फेंकना है, it causes the blood in the ventricle walls as well as the taut valves to vibrate and cause vibrating turbulence of the blood। इसकी वजह से जो है वो वेंट्रिकल की वॉल्स में भी टर्बुलेंस आती है, ब्लड में भी टर्बुलेंस वाइब्रेशन आती है, ब्लड में भी टर्बुलेंस आती है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं
those vibrations, they travel through the adjacent tissues to the chest wall. Those vibrations, they travel through the adjacent tissues to the chest wall. ठीक है, हम ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना गलत है कि जी जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये कहना गलत। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इज क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, लेकिन ये उसका मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होनी होती है वो ये देखो, ये लिखा हुआ है स्लैपिंग ऑफ द वेल्व्स लीफलेट्स। ठीक है, जब वो वेल्व लीफलेट्स क्लोज होते हैं तो उनकी वजह से जो साउंड आनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन बिटवीन, यानी कि उसके जो दो लीफलेट्स आपस में क्लोज होते हैं उनके बिटवीन जो ब्लड होता है वो एज अ साउंड एब्जॉर्बर काम करता है वहाँ, और वो वहाँ पे साउंड ज्यादा प्रोड्यूस और वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होने ही नहीं देता। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद के जो इवेंट्स जो अभी हमने पढ़े कि जी बैक बल्जिंग होती है, बैक बल्जिंग को कॉर्डा टेंडनी रोकते हैं, कॉर्डा टेंडनी के रोकने की वजह से ब्लड जो है उसमें एक तो कॉर्डा टेंडनी में अपनी टॉटनेस आती है, वाइब्रेशन आती है, और दूसरा वो ब्लड को वापस वेंट्रिकल में फेंकते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे वाइब्रेटिंग टर्बुलेंस क्रिएट होती है ब्लड की। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल वाइब्रेशन सेंस सारी वहाँ पे क्रिएट होती है, जो सारी वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं वो एडजेसेंट टिश्यूज से चेस्ट वॉल पे आती है और वहां से हम उनको सुनते हैं। ठीक है, तो ये उसका मैकेनिज्म है प्रोडक्शन। ठीक, सेकेंड हार्ट साउंड शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो क्या थी, लॉन्ग थी, डल थी और लो पिच्ड। ये जो है ये शॉर्ट है, शार्प है, हाई पिच्ड है। फ्रीक्वेंसी जो 50 से 200 साइकिल पर सेकेंड। ड्यूरेशन जो है वो 0.11 है, उसकी 0.14 थी। ठीक है, उसके साइकिल्स भी कम थे, इसकी 50 to 200 है, उसके मेरा ख्याल है अराउंड कहीं 30 to 50 थे। ठीक है, सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज डुब। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज डुब। वो लुब है, थोड़ी सी लंबी है, 0.14 है, ये 0.11 है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज डुब। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन क्या है, सेमिनिमल वेल्व्स क्लोज एट द एंड ऑफ द सिस्टोली। जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एओर्टा में जाता है, ठीक है, तो जब वहां बैक फ्लो करने की वो कोशिश करता है तो सेमिलिनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके फ्रॉम एओर्टा इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ दे बल्ज बैकवर्ड इनटू द वेंट्रिकल, तो ब्लड के उस प्रेशर की वजह से वो जो वेल्व है, सेमिलिनर वेल्व्स जो हैं, जैसे हम इस केस में हम कह सकते हैं कि ये एओर्टिक वेल्व जो है वो जब बैकवर्ड बल्ज करता है इनटू द वेंट्रिकल तो उसका जो इलास्टिक स्ट्रेच है वो रिकॉइल करता है और ब्लड को वापस फेंकता है इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एओर्टा। ठीक है, सो दिस कॉजेज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ब्लड बैक एंड फ्रो, यानी कि वही एक जो है वो ब्लड टर्बुलेंस आती है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, between the walls of the arteries and the semilunar valves as well as between these valves and the ventricular walls. So these vibrations occurring in the arterial walls are then transmitted mainly along the arteries. Artery walls के along इसको ये travel करती हैं और chest wall तक आ जाती हैं और हम इनको वहाँ सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड हार्ट यानी कि है ये सारा वाइब्रेशन का चक्कर, टर्बुलेंस एंड वाइब्रेशन, टर्बुलेंस एंड वाइब्रेशन, नॉट एक्चुअली द क्लोजर ऑफ द वेल्व। ये क्लोजर ऑफ द वेल्व की साउंड नहीं है, ये बात याद रखें। क्लोजर ऑफ द वेल्व इसकी रीजन जरूर है, लेकिन ये साउंड जो हम सुनते हैं फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, ये क्लोजर ऑफ वेल्व की रीजन नहीं, ये उसका मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्लोजर ऑफ वेल्व जो है ये उसका मैकेनिज्म नहीं है, इट इज अ रीजन, अ बेसिक रीजन, लेकिन मैकेनिज्म आगे डिफरेंट है। वो क्या है, वो वाइब्रेशन है, वो टर्बुलेंस है। ठीक है, वो है। थर्ड हार्ट साउंड, जैसे हमने कहा कि समटाइम्स प्रोबेबली वेरी रेयरली इट कैन बी ऑस्कल्टेटेड बट नॉट ऑलवेज। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ड्यूरेशन इज 0.04 सेकेंड्स एंड इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम है कि इसको जो है वो हमारा ईयर जो है वो इसको पिक ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ तब सुनी जा सकेगी जबकि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक, तब ये या किसी एडल्ट का जो
जो है सिस्टरी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तब हम इसको सुन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये यूजुअली नहीं सुनी जा सकती, ठीक है। तो ड्यूरेशन इज 0.04 सेकंड्स, बहुत छोटी ड्यूरेशन की है, ये भी एक रीज़न है इसको सुनना बड़ा मुश्किल है। बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, एपेक्स हमारा यहाँ, एंड कॉमनली हर्ड इन यंग एडल्ट्स, ठीक है, यंग एडल्ट्स में मुंह नाम से सुन सकते हैं। अच्छा, कैन बी मेड परमानेंट बाय इंक्रीज वीनस रिटर्न, यानी कि जैसे जो मैंने कहा कि यही एक्सरसाइज में हम इसको ज़्यादा अच्छा सुन सकते हैं। अकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रैपिड इनफ्लो फेज, जो डायस्टरी की रैपिड इनफ्लो फेज है, जिसे ठीक है, रैपिड इनफ्लो फेज का एंड, यानी कि जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ डायस्टेसिस, हम इसको सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्स व्हेन देयर इज रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कॉजेज इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन रशिंग ऑफ द ब्लड कॉजेज रिवर्बरेटिंग सर्किट्स, रिवर्बरेटिंग साइकिल्स कॉज करती है, ठीक है। इन रशिंग ऑफ द ब्लड, जब ब्लड इन रश करता है और इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, and then in the later part of the same phase, when the inrushing blood, when it strikes against the walls of the ventricles as well as to the blood that is already present in the ventricle, तो उसकी वजह से रिवर्बरेटिंग जो है वो रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होती है, रिवर्बरेशन क्रिएट होती है और वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और ये वाइब्रेशंस हम सुनते हैं, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड, इसे हम एट्रियल कंट्रैक्शन साउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये फोनोकार्डियोग्राम पे तो हम इसको सुन सकते हैं कभी कभी, लेकिन स्टेथोस्कोप पे हम इसको कभी भी नहीं सुन सकते, ठीक है। बहुत वीक है, बहुत लो फ्रिक्वेंसी की है, यूजुअली 20 साइकिल्स पर सेकंड और लेस की है। ये अकर्स व्हेन द एट्रिया कंट्रैक्ट, जो डायस्टरी की आखिरी फेज थी कार्डियक साइकिल की, एट्रियल कंट्रैक्शन की, उसमें हम इसको सुन सकते हैं। अब देखो, रीजन दोनों में एक ही है, थर्ड हार्ट साउंड में भी और फोर्थ हार्ट साउंड में भी। क्या रीजन है? इन रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एट्रियम, ठीक है। उसमें जो थी वो क्यों थी इन रशिंग ऑफ ब्लड? क्योंकि जो थी हमारी थर्ड हार्ट साउंड, उसमें इन रशिंग ऑफ ब्लड क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्लड था वो एक्यूमुलेट हुआ था कहाँ पे? एट्रियम में, और जैसे ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व खुला, ब्लड जो है वो रश करके वेंट्रिकल में गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो इन रशिंग तो खत्म हो जाती है। उसके बाद वो इन रशिंग कब आती है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आखिरी 15 to 20% ऑफ ब्लड इज थ्रोन इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द एट्रियम, ठीक है। तो कॉज ऑफ ब्लड दोनों में एक ही है, टाइम डिफरेंट है। कॉज ऑफ इन रशिंग ऑफ ब्लड जो है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है? इन रशिंग ऑफ ब्लड, लेकिन दोनों में इन रशिंग की का टाइम डिफरेंट है। उसमें क्या था? जब एट दी बाय द एंड ऑफ द रैपिड इनफ्लो फेज, ठीक है, ये थर्ड हार्ट साउंड में था। और फोर्थ हार्ट साउंड में कब आएगा? जबकि डायस्टेसिस खत्म हो चुकी होगी और एट्रियल सिस्टली स्टार्ट हो जाए, तो ये तब आएगी। तो कॉज एक ही है, इन रशिंग ऑफ ब्लड, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो यूजुअली ये किन में होती है? कॉमन इन पर्सन्स हु हैव डिक्रीज्ड वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस एंड इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फिलिंग। यानी कि अगर किसी में डिक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस है, की वेंट्रिकुलर फिलिंग मुश्किल हो जाएगी, और उसकी वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे लोगों में एट्रियल कंट्रैक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यूजुअली ये किन में होता है? एल्डरली पेशेंट्स में होता है। So often heard in older patients with left ventricular hypertrophy, जिनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई होती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फिलिंग जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि टाइम क्या हुआ है, मैं हार्ट मर्मर शुरू करूं या ना करूं? बेटा टाइम बताना। 52। चलो मैं बस आपको मर्मर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मैं मर्मर्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन कौन से मर्मर्स होते हैं, वो कहाँ सुने जाते हैं, किस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में सुने जाते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ मर्मर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मर्मर्स होते क्या हैं और कौन कौन से 4-5 मर्मर हैं जो हमने सुनने हैं। ये मतलब सुनने से मतलब है कि हमने पढ़ने, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है।
मरमर्स होते क्या है? एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टर्बुलेंस इन ब्लड फ्लो। ये भी जैसे हार्ट साउंड टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो से होती हैं, ये भी क्योंकि एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, ये भी टर्बुलेंस ऑफ हार्ट फ्लो से ही प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कब होती हैं? व्हेन देयर इज स्टेनोसिस ऑफ द हार्ट वेल्व। स्टेनोसिस का क्या मतलब है? एनीबॉडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टेनोज्ड हार्ट वेल्व? क्या होता है स्टेनोज्ड हार्ट वेल्व? किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं? बेटा स्टेनोज्ड हार्ट वेल्व वो होता है जिसमें से ब्लड का गुजरना बहुत मुश्किल हो। देखो यूजुअली हार्ट जब कोई वेंट्रिकल पुश करता है तो वेल्व फौरन खुल जाते हैं और हार्ट जो है वो वेंट्रिकल से निकल के या पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है या एओर्टा में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस वो वेल्व जो है वो स्टेनोज्ड हो जाए, यानी इट ऑफर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो थ्रू इट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी स्टेनोसिस हुई। या कब प्रोड्यूस हो सकते हैं ये? इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। ये किस में हो सकता है? इंसुयर एनीमिया में हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है, और स्टेनोसिस में भी होगा। ये भी याद रखना, ये स्टेनोसिस में भी होगा, ठीक है। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये क्या है? ये अब आप ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, कल वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, पीडीए भी पढ़ेंगे और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट भी पढ़ेंगे। ये एक डक्ट है जो कि बाईपास कर रही होती है ब्लड को लंग्स से और लिवर से, ठीक है, बट दैट इज इन दी फीटल एनवायरनमेंट। फीटस में ऐसा हो रहा होता है, लेकिन वंस द बेबी इज डिलीवर्ड तो इस डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये खुली रह जाए तो हम इसे कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो इस सूरत में भी जो है वो मरमर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इस सूरत में जो मरमर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मशीनरी मरमर, ठीक है। अच्छा, अब एक होगी स्टेनोसिस, एक और चीज क्या हो सकती है उसे हम कहते हैं रीगर्जिटेशन, बैक फ्लो, यानी कि ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में गया, लेकिन अब क्या होना चाहिए कि जैसे ही बैक फ्लो ऑफ ब्लड वहां से स्टार्ट हो तो जो वेल्व है एओर्टिक वेल्व से बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट होता है, पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, और डिपेंडिंग अपॉन द स्वेरिटी ऑफ इनकॉम्पिटेंस कुछ ना कुछ ब्लड फ्लो जो है वो वापस आ जाता है इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें कि मरमर प्रोड्यूस होते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये जो वेल्वुलर लीजन्स हैं, ये जो हमारे वेल्व्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये ज्यादातर प्रोड्यूस होती हैं रोमैटिक फीवर की वजह से, ठीक। तो ये जो रोमैटिक फीवर है ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि हार्ट वेल्व जो है ना वो डैमेज हो जाए, ठीक है। इनिशिएट क्यों होता है ये? क्योंकि ये किसी स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन की वजह से स्टार्ट होता है रोमैटिक ये फीवर जो है, ठीक है, ये जो इन्फेक्शन और जो स्ट्रेप्टोकॉकल टॉक्सिन्स हैं वो ये डैमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और इसके बारे में आज मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये मरमर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सिस्टोलिक मरमर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, जब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है तो एक सिस्टोलिक मरमर, ये एक मरमर जो कि सिर्फ सिस्टली में सुना जा सकता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है, वो हम पढ़ेंगे। डायस्टोलिक मरमर ऑफ एओर्टिक रीगर्जिटेशन, यानी कि जब एओर्टिक वेल्व की रीगर्जिटेशन होती है, यानी कि वहां से बैक फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है, तो फिर डायस्टली में एक मरमर आता है, हम सुनते हैं, सिस्टली में नहीं सुनते, डायस्टली में सुनते हैं। इसको हम कहते हैं एओर्टिक, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक मरमर ऑफ एओर्टिक रीगर्जिटेशन। इसी तरह जब माइट्रल रीगर्जिटेशन हो जाती है, ठीक है, तो सिस्टोलिक मरमर एक प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है तो डायस्टोलिक मरमर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये इसकी एक डायग्राम है, इसी डायग्राम में ये सब इनकी एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी डायग्राम के साथ इसको रिलेट भी करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब इससे आगे जाना, क्योंकि अब इंडिविजुअल मरमर स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे आगे जाना इस वक्त अब फीजिबल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह व्हाट वी विल डू इज कि हम कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इसको एक दफ़ा पढ़ना, क्योंकि जो जो जिस दिन पढ़ते हो उसको खुद भी पढ़ लो ना, अगर
क्लास में पढ़ना एक बात है, खुद उसको पढ़ना, उसको एक पॉइंट्स को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।